क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ आज के हमारे मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद कर सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम अक्सर प्राचीन ज्ञान को सिर्फ पूजा पाठ या फिलॉसफी मानकर किनारे कर देते हैं, है ना? लेकिन आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सच कहूं तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार मैनुअल है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के चश्मे से हमारी आज की रोजमर्रा की उलझनों का विश्लेषण करते हैं। अब इस पूरी चर्चा को शुरू करने के लिए आइए खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका सामना हम सभी ने कभी न कभी किया ही है। क्या करें जब सही काम करना नामुमकिन सा लगने लगे? मतलब जब समझ ही ना आए कि किस रास्ते पर जाना है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा जॉब ऑफर है जहां सैलरी तो बेहतरीन है, लेकिन आपको पता है कि उस कंपनी का माहौल बहुत टॉक्सिक है। दूसरी तरफ एक ऐसा विकल्प है जहां पैसे कम है लेकिन सुकून है। या शायद आप ऑफिस में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो गलत है और सच बोलने पर आपका ही करियर दांव पर लग सकता है। ऐसी गहरी नैतिक दुविधाओं में हमें असल में क्या कदम उठाना चाहिए? इन मुश्किल सवालों को सुलझाने के लिए आइए चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, जीवन का दैनिक युद्ध क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा। मूल ग्रंथ हमें साफ तौर पर बताता है कि कुरुक्षेत्र महज इतिहास का कोई पन्ना या मिट्टी का मैदान नहीं है। ये असल में हमारे आज के उन टकरावों का प्रतीक है जिनसे हम रोज जूझते हैं। यह हमारा ऑफिस हो सकता है जहां हमें मुश्किल फैसले लेने हैं, हमारा घर हो सकता है जहां रिश्तों को बैलेंस करना है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारा अपना दिमाग हो सकता है जहां हर पल सही और गलत के बीच एक कुरुक्षेत्र सजा ही रहता है। इसीलिए इसे कोई दूर की फिलॉसफी समझने के बजाय हमें अर्जुन की चिंताओं को सीधे अपनी खुद की व्यावहारिक समस्याओं की तरह देखना चाहिए। उसके डर बिल्कुल हमारे डर हैं। आज की भाषा में कहें तो ये वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है जो किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करते वक्त हमें महसूस होता है। ये वो बर्नआउट है जो काम के भारी दबाव से आता है। वो रथ पर खड़ा होकर जिन चीजों से घबरा रहा है, जरा सोचिए, वे बिल्कुल वही चीजें हैं जो आज हमें हमारे ऑफिस डेस्क पर डराती हैं। अब हम आते हैं भाग 2 पर, जोखिम मूल्यांकन यानी रिस्क असेसमेंट की कला। किसी भी चुनौती से पहले हम अपनी स्थिति का आकलन करते हैं, राइट? और यहाँ हमें रिस्क का मूल्यांकन करने के 2 बिल्कुल अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ है दुर्योधन की कैलकुलेटिंग और अहंकारी सोच, और दूसरी तरफ है अर्जुन का गहराई से जागरूक और संवेदनशील नजरिया। ये तुलना हमें बताती है कि किसी क्राइसिस को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी सफलता या हार तय कर देता है। मॉडर्न कॉर्पोरेट रिस्क असेसमेंट की तरह ही दुर्योधन कंपटीशन का विश्लेषण करता है। वो अपनी सेना को देखता है और अपनी की एसेट्स यानी भीष्म पितामह जैसे महारथियों की सुरक्षा तय करता है। आज के बहुत से लीडर्स बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। उनका सारा फोकस सिर्फ डेटा, हेडकाउंट और कैपिटल पर होता है, लेकिन वे मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह भूल जाते हैं। दुर्योधन की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती यही है कि उसका तथाकथित कॉन्फिडेंस असल में उसका अहंकार है। उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा संसाधन है तो जीत पक्की है, और यही अहंकार बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ले डूबता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हाँ, पूरी तैयारी आपको अचानक मिलने वाले सरप्राइज से तो बचा सकती है, लेकिन आपका अहंकार आपको उस परिस्थिति के असली नैतिक वजन को समझने से अंधा कर देता है। एक लीडर के तौर पर हमें अपने रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उनका गुरूर हमारी सोचने समझने की असली ताकत को ही खत्म कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, अपनी आंतरिक प्रेरणा ढूंढना। रिस्क असेसमेंट तो हो गया, लेकिन अब सवाल है कि काम शुरू करने की वो एनर्जी कहाँ से लाई जाए। ग्रंथ में हम देखते हैं कि युद्ध से पहले महान योद्धा अपने विशाल शंख बजाते हैं, जिससे एक बेहद विस्मयकारी और गूंजता हुआ माहौल बन जाता है। ये सिर्फ शोर नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एंकर था, अपनी मानसिक उपस्थिति दर्ज कराने का एक शानदार तरीका। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये शंखनाद हमारे अपने पर्सनल पंप अप रूटीन का प्रतीक है। किसी मुश्किल क्लाइंट मीटिंग या बड़े इंटरव्यू से पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ये आपका अपना शंखनाद हो सकता है, शायद अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट का कोई गाना सुनना, आईने के सामने खड़े होकर गहरी सांस लेना, या बस खुद से कहना आई कैन डू दिस। ये छोटे छोटे रूटीन हमारे दिमाग का फोकस बढ़ाते हैं और हमारी एंजाइटी को शांत करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, दुविधा का सीधे सामना करना।
एनर्जी मिलने के बाद अर्जुन जो कदम उठाता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। वो अपने सारथी से रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच ले जाने को कहता है। जरा सोचिए, वो पीछे सुरक्षित रहकर भी सब देख सकता था, लेकिन वो स्वेच्छा से उस संघर्ष के ठीक केंद्र में जाता है। वो वास्तव में समस्या को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने के लिए एक कदम पीछे हट रहा है। यहाँ मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उससे छिपकर या दूर भागकर सॉल्व नहीं कर सकते। आपको उस उलझन के ठीक बीच में खड़ा होना पड़ेगा और पूरी तस्वीर देखनी होगी। चाहे घर का झगड़ा हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स, बिना दोनों पक्षों को देखे लिया गया फैसला अक्सर गलत ही साबित होता है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है भाग 5, विकल्पों का लकवा, यानी पैरालिसिस ऑफ चॉइस। क्या होता है जब हम वो पूरी तस्वीर देख लेते हैं और पता चलता है कि कोई भी फैसला बिना नुकसान के नहीं होगा। ठीक बीच में खड़े होके सामने अपने ही लोगों को देख के अर्जुन का एक भयानक शारीरिक और मानसिक ब्रेकडाउन होता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, हाथ से हथियार छूटने लगते हैं। ये आधुनिक समय के पैनिक अटैक या सिवियर बर्नआउट का बिल्कुल परफेक्ट चित्रण है। जब हर विकल्प के साथ भारी दबाव होता है तो डिसीजन फटीग हमें बिल्कुल सुन्न और पंगु बना देती है। अर्जुन इस बात से पूरी तरह टूट जाता है कि जीतने का मतलब है अपनी ही जड़ों और नैतिक मूल्यों को खत्म कर देना। ऐसी सफलता का क्या फायदा जो अपनों की ही लाशों पर खड़ी हो। आज की लाइफ में इसे ऐसे देखिए जैसे आपको कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या बिजनेस डील मिल रही हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी हेल्थ, अपनी शांति या अपने परिवार को हमेशा के लिए दांव पर लगाना पड़े। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस डोमिनोज इफेक्ट को कैलकुलेट करता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए अपनी नींव से समझौता करना अंत में पूरे सामाजिक और व्यक्तिगत स्ट्रक्चर को ही गिरा देता है। आज के कितने ही बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इसके उदाहरण हैं, है ना? जहां रातों रात मुनाफा कमाने के चक्कर में एथिक्स को किनारे कर दिया गया और अंत में पूरी की पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी भाग पर, ज्ञान की ओर पहला कदम। इस अध्याय का नाम है विषाद योग। हम अक्सर विषाद या ब्रेकडाउन को एक कमजोरी मान लेते हैं। अगर कोई टूट रहा है तो हमें लगता है वो हार रहा है, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमारे इस नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। ये सिखाता है कि ये गहरा दुख और पंगु कर देने वाली स्थिति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जरूरी टर्निंग पॉइंट है। जब तक हमारा पुराना अहंकार टूटता नहीं है, तब तक कुछ भी नया सीखने के लिए जगह ही नहीं बनती। जब अर्जुन अपना धनुष गिराता है तो वो हार नहीं मान रहा है और न ही वो कायर है। असल में वो ये मान रहा है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मुझे मदद चाहिए। और यही स्वीकार करना ज्ञान की ओर पहला कदम है। हम अक्सर मदद मांगने से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सही समय पर मार्गदर्शन मांगना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, अगली बार जब आप अपने करियर या जीवन के किसी ऐसे दौराहे पर खड़े हों जहां कुछ समझ ना आ रहा हो और आप खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या ये सच में एक ब्रेक डाउन है या फिर ये आपकी जिंदगी के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू का पहला कदम है? क्या हम अपना अहंकार किनारे रखकर ये मानने को तैयार हैं कि हमें एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.